अभी भी देख लेना, बाप बेटे के अलावा किसी की जरूरत नहीं, सारे गुलामाने गुलाम खड़े होते हैं हाथ बांध के। पॉलिसियों की मुखालफत करते हैं, अमेरिकन कौम की मुखालफत नहीं करते। And if somebody says that I'm a beggar, then I'm sorry, मेरी बड़ी सीरियस किस्म की रिजर्वेशन है उनके इस कमेंट के हवाले से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। तमाम दुनिया में अहलियान इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की चांद रात मुबारक हो, लेकिन आज पाकिस्तान में एक सरासीमगी सी कैफियत है, क्योंकि चांद रात सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की ही नहीं देखी गई बल्कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की भी आज चांद रात है। कल क्या होगा ये आप और हम शायद कल डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन ये हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं। हिस्टोरिकल मोमेंट्स इसलिए क्योंकि मुल्क की तकरीबन 13 से 14 जमातें एक साथ खड़ी हैं, जबकि मुल्क का वज़ीर आज़म जो ये क्लेम करते हैं कि उनके खिलाफ आलमी साजिश हो रही है, वो एक तरफ खड़े हैं। नंबर्स गेम के ऊपर मीडिया एक तरफ प्रोपेगेशन कर रहा है, जबकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कहते हैं कि मैंने जीतना है और मैं जीत कर दिखाऊंगा। उनकी 2-3 जो बातें थी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट थी आज के इशाइये में, उन्होंने जो कही हैं। उन्होंने कहा कि 3 ऑप्शंस मेरे सामने रखे गए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लेकिन मैंने इसके लिए बात नहीं की थी। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जबकि उनसे जब यह सवाल किया गया कि आप अगर हार जाते हैं तो आपके पास प्लान बी या सी क्या होगा, उन्होंने कहा कि कप्तान खेलता ही जीतने के लिए है। तो फिर पूछा गया कि लेकिन कैप्टन की स्ट्रेटजी होती है कि आप प्लान बी या सी तो रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वो कप्तान हूं जो हमेशा जीतने के लिए खेलता हूं, और जब मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं तो फिर मैं हारने के लिए सोचूं भी क्यों। और फिर इसके अलावा अपोजिशन इसके ऊपर मुसलसल कह रही है कि खान साहब, रमज़ानुल मुबारक के अंदर शैतान बंद कर दिया जाता है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कोट अनकोट जुमले आपको बता रहा हूं। तो रमज़ान शुरू हो रहा है, अब मेहरबानी करें और आप चले जाएं। और शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज़ एक टेलीविज़न पर बैठे तो उन्होंने भी कुछ आलमी साजिशों के हवाले से डिफरेंट रिमार्क्स अपनाए और कहा कि हम तो एक डिप्राइव्ड नेशन है, बैगर्स कांट बी चूजर्स जैसा जुमला इस्तेमाल किया, जिसके ऊपर खान साहब ने बड़ा डिफरेंट तरीके से क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए क्योंकि ये गुलाम इब्ने गुलाम हैं। तो आज की नेशनल डिबेट में हम कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है फेडरेशन के अंदर और इसके अलावा पंजाब के अंदर, और 2 इंपॉर्टेंट असेंबलीज, फेडरल असेंबली, पंजाब असेंबली, इसका डिसीजन संडे को हो रहा है, 1 रमज़ान को हो रहा है, रमज़ान के पहले रोज़े के ऊपर हो रहा है, और क्या इसके ऊपर होने जाएगा। आज के नेशनल डिबेट पर इसी पर बात करेंगे। हमारी गेस्ट लिस्ट जो है वो आपके सामने शेयर कर देते हैं। हमारी मोहतरम मेहमान स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मोहतरमा कमल शौजब साहबा, आप तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मोहतरम मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नायब अमीर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चौथे मेहमान होंगे जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, माहिर दिफाई उमूर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे आज के 5वें मेहमान थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन करेंगे जनाब दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब की पॉलिटिक्स को बड़ा क्लोजली जानते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। आपकी इजाज़त से कमल शौजब साहबा, मैं सबसे पहले राना तनवीर हुसैन साहब की जानिब जाऊंगा। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्राइम मिनिस्टर के 3-4 स्टेटमेंट्स बड़े स्ट्रांग आए हैं। एक तो उन्होंने इशाइये पे बोला, उससे पहले उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बोला, उसके बाद एक इंटरव्यू में बोला, और मुसलसल वो ये कह रहे हैं कि हम सरप्राइज करेंगे और साजिश करने वालों पर आज की रात भारी होगी। योर कॉमेंट सर, राना साहब। देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने भी उनकी देखे चलते हुए कुछ बयानात टीवी पे जी, लेकिन वो इस परेशानी के आलम में है, और जिस तरह एक कोई शख्स डिप्रेशन में या कोई इस किस्म के स्टेट ऑफ माइंड में होता है, हाँ, तो इस किस्म की बातें काफी देर से वो कह रहे हैं मैं सरप्राइज दूंगा। उन्होंने वहाँ भी सरप्राइज देनी थी, वो 27 को जलसा हुआ था जी जी। तो वो मेरा हाल है। अब गेम देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि नंबर गेम है कि लोगों ने उसके इस्तेमाल किया, उन पर 178 थे जब इन्होंने मास्टर मिनिस्टर बने जी। अभी लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, नेशनल असेंबली।
तो मेरा बाबकार तो यही तरीका था कि वो रिजाइन कर दे और चले जाते। मैं आखिरी बाल तक खेलूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वहाँ पे लोगों को। राणा साहब आपका पूरा एतमाद है कि आपका नंबर पूरा है, कम नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट तो है। और 89 की जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगी, आपको याद होगी, आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर सियासतदान हैं, किस तरह लोग नहीं आए थे उसमें। मैं आपको बताऊं, वो लोग नहीं आए थे उस वक्त, कहानी थी, लेकिन वो एक पॉलिटिकल नज़ीर साहबा की जी। तो ये जो खान साहब हैं, इनका जो कंडक्ट रहा है या जो उनका एटीट्यूड रहा है या है, तो वो पॉलिटिकल नहीं है, वो एक हादसे के तौर पे एक सिलेक्ट कर लिया गया, लाए गए। और आज उन्होंने जो 3.5 साल में किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस तरह नहीं होता ना। तो ये किंगशिप थी कि जी वहाँ पे कोई डिक्टेटर बैठा हुआ है या कुछ, लोग उनसे आवाज़ार थे उनके कंडक्ट से। दूसरा, उनकी जो पॉलिसीज थी, चाहे वो किसी भी शोबा में हो, चाहे फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे गुड गवर्नेंस का मामला हो, सभी के सभी मामला जो हैं उसमें बिगाड़ था और लोग तंग थे। तो मैं समझता हूँ कि उस वजह से वो स्टेज आई है। हमारे नंबर पूरे जितने हैं उससे बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो राणा साहब अब अगर जिस तरह उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, तो स्ट्रीट्स में भी लोग होंगे, वो ये भी कहते हैं कि मैं सरप्राइज करूंगा पार्लियामान के अंदर, और स्पीकर की रूलिंग चैलेंज भी नहीं हो सकती किसी भी फोरम के ऊपर। तो उस सूरत में अगर कोई नतीजा आता है जिस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको लगता है कि आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या आप लोग फिर स्ट्रीट पॉलिटिक्स करेंगे अगेन? ये हो ही नहीं सकता। स्पीकर की रूलिंग ये तो नहीं हो सकती कि वो कहेगा जी नहीं, ये तो नंबर जो 190 है या 200 है, मैं कहता हूँ ये 170 है। तो ये किस तरह आप बात कर रहे हैं? इस तरह तो रोजाना फिर आम लेजिस्लेशन में भी कह दें। फिर तो ये टेक्निकल जब ग्राउंड थी, जब हमने लीव ली उसकी परमिशन ली मूव करने की, तो उस वक्त भी आपने देखा कि हम कितने लोग थे। जब हम परसों गए, जिसका इन्होंने नहीं शुरू कराया, डिबेट शुरू नहीं कराई, तो उस वक्त भी हम 174 थी वहाँ पे, इनके ऑफिशियल जो वहाँ पे स्टाफ होता है नेशनल असेंबली का, जी खड़े थे लोग और उन्होंने गिनती की। तो मैं समझता हूँ ये बातें जो हैं, ये सरप्राइज देना या इसकी बातें करना, अब स्ट्रीट का ये मसला नहीं है। यानी आपको लगता है कि कोई सरप्राइज नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को सिर्फ मैं उस पर बात करने लगा हूँ कि ये मामला है कि ये जो लोग नेशनल असेंबली बैठे हुए हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं, अवाम हैं, और के वोटर्स जितने भी हैं पाकिस्तान के, उनके ये नुमाइंदे इधर बैठे हुए हैं। उन्होंने फैसला करना है, उन्होंने मुंतखब किया है, वो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर ये अच्छी परफॉर्म करेंगे तो ज़ाहिर है वो इनकी पार्टी इनके साथ होगी, वोटर साथ होगा। अब स्ट्रीट में करना, भाई यहाँ 172 बंदे आप पैदा करें अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं समझता हूँ ये इस किस्म का ये फजूल है। अब मैं समझता हूँ कि किसी को फाउल प्ले करना इनके हक में नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगर कोई छोटी मोटी बात हुई तो भूल जाएं, ये बहुत बड़ा अपना नुकसान कर बैठेंगे। राइट, तो ये एक गेम है, जेंटलमैन गेम है कि भाई आप आए थे, आपको 178 वोट मिले, आपने एक्सेप्ट किया। हमने तो वो भी एक्सेप्ट किया जो पंजाब असेंबली में जो मेजॉरिटी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जो मेजॉरिटी थी उसकी वो नहीं थी, लेकिन जो हमारी मेजॉरिटी थी तो ये इंडिपेंडेंट से जिस तरह लाए गए, ठीक, वो शामिल करा के, राइट, वरना असूल तो ये है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा राणा साहब साथ मौजूद रहिएगा, मैं चाहूंगा कि आपको मजीद भी इसके ऊपर मेरे पास बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, आपके डेफिनेटली वो ज़ाहिर है कि एलाय तो हैं अपनी जगह पर, और पंजाब से एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, साबिक वज़ीर आला पंजाब। खोसा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फेडरेशन में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, दोनों विकेटें एक साथ उड़ेंगी या आप सारी की सारी जो 12-13 जमातों पर मबनी अपोजिशन है निकल जाएगी? देखिए जमील, बुनियादी तौर पे तो जो इस वक्त आप और हम देख रहे हैं और पूरी कौम देख रही है वो ये है कि the government has lost its support. Right. मरकज में तो वाजे हो गया है कि उनके इत्तेहादी भी उनको छोड़ गए और उनके अपने लोग जो उनसे जिनको वो मुनहरिफ अराकीन कहते हैं, उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद इस वक्त जो है वो उनसे अलहदा हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद और है जो वक्त आने के साथ उनसे होगी मरकज में।
जहां तक सवाल है पंजाब का, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज कॉल। Close call for very close call. Close call for both. For both. Both. All right. Both. For both. और आपकी क्या थिंकिंग है कि शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब हुकूमत के सपोर्टेड कैंडिडेट हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब, चाहे वो हो, चाहे मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब हो, इस वक्त पंजाब में जोड़ तोड़ जो है दोनों तरफ से बड़ी जोरों पे हो रही है। आप देख रहे हैं रोज अराकीन इस तरफ आ रहे हैं, अराकीन उस तरफ जा रहे हैं। अरे जमील साहब, मैं समझता हूँ, शायद मेरी बात गलत हो, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हैज लॉस्ट इट्स ग्रेस। जो एक ग्रेस नजर आनी चाहिए थी पॉलिटिक्स के अंदर, वो पाकिस्तान में रोज बरोज खत्म होती जा रही है। आपको लगता है कि खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए था? आप ये कहना चाह रहे हैं? यकीनन यू सी, मेरे जैसे शख्स ने भी अपनी कॉलेज लाइफ में उनको एज अ स्पोर्ट्समैन आइडियलाइज किया। हम सब करते हैं स्पोर्ट्समैन। जी जी। और जब वो सियासत में आए तो उन्होंने अपना एक खास स्टांस रखा, जहां पे उन्होंने कहा कि जी तमाम जो माजी के सियासतदान हैं वो गलत हैं और मैं ठीक हूं। उन्हें सिलेक्टेड कहा गया। जो हालात बने जमीनी सतह के ऊपर, हम उसके इफेक्टिव हैं, हम जानते हैं। मैं इस वक्त उस बात को नहीं उठाता, लेकिन उनको हुकूमत मिली। हुकूमत मिलने के बाद पहले दिन से आपको याद होगा, आपके फोरम पे भी और मुख्तलिफ फोरम्स पे मैं ये बात बार बार दोहराता आया हूँ कि मुझे पाकिस्तान में गवर्नेंस नाम के होते हुए नजर नहीं आ रही। जो रही कसर थी सियासत की, उस रही कसर सियासत को भी इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया इन हालिया दिनों में, इन हालिया महीनों में। आप देख लें, एक चीज वाज़ेह हो गई, आपके जो मुनहरिफ अरकान थे वो तो आप उनको काउंट फिलहाल न करें, जो आपके इत्तेहादी थे वो भी आपको छोड़ के और उन्होंने मुत्तहिदा ऑपोजिशन पार्टीज के साथ अपना एक अलायंस तय कर लिया, जिसकी वजह से आपका नंबर गिर गया। और बगैर आप गेम हार चुके हैं तो आप ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करें, बजाय इसके कि जैसे आपका पहले बुजुर्ग हैं राना तनवीर साहब, मैं उनका बेहद एहतराम करता हूँ, उन्होंने बड़ी वजह बात की कि 27 को कभी सरप्राइज दे रहे हैं, कभी किस दिन सरप्राइज दे रहे हैं, कभी किस दिन और रोज आप टेलीविजन के ऊपर देखें, रोज आप टेलीविजन के ऊपर देखें, आप क्या मैसेज दे रहे हैं कौम को कि आपके जो टेलीविजन पे गवर्नमेंट की तरफ से वो तुक की कोई बात ही नहीं करते और शराफत से कोई बात ही नहीं करते। उनका मकसद ही ये बन गया है कि जी आप इतना वावेला करें, इतनी बदतमीजी करें ताकि वहां पे डिस्ट्रप्शन हो और वहां पे फिजा बिगड़े। अब कल इनके MNAs ने बाकायदा अपने सपोर्टर्स और वर्कर्स को मुख्तलिफ इजला के अंदर वॉइस नोट्स भिजवाए हैं ग्रुप्स के ऊपर, जहां पे उन्होंने कहा है कि जी आज के रोज के हवाले से कि आज आप अपने जो आपके शहरों के मेन पॉइंट्स हैं वहां पे आके आप वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से एहतजाज करें, आप अपोजिशन के किरदार के हवाले से एहतजाज करें, जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके खिलाफ आप एहतजाज करें। आप अपने रवैये पे एहतजाज क्यों नहीं करते, जो रवैया आपने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बर्पा किया हुआ है? खोजा साहब, आपकी इजाजत से आपकी इजाजत से मैं कमल शौजब साहबा से इसका जवाब लूंगा। कमल शौजब साहबा, आपके पास क्या सरप्राइज है और आप ग्रेसफुली क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि आप लोग डिफीट हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जमील। अपोजिशन कह रही है हारता वो है जो हार मान लेता है। अच्छा, और ये मैं इनको खुशखबरी सुना दूं कि आप हार चुके हैं, हर लेवल पे हार चुके हैं। जो नज़रिए की जंग चल रही थी पाकिस्तान में, वो तो इमरान खान पहले ही जीत चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आपको अपने हलकों में जाएंगे तो मज़ीद भी पता चलेगा। जिन लोगों के आपने ज़मीर जगाए थे और अमरीकी फंडिंग से जगाए थे, उनके भी इंशाल्लाह ताला जो मुंह छुपाने की वो बातें करते थे ना, आके जिन गए थे उन्होंने आके बड़े बड़े भाषण दिए। फरमाइशी जो मीडिया के चंद लोग हैं उनको जो माइक लेके फटाफट पहुंच गए थे सिंध हाउस में, जो ड्रामा चल रहा था मेला मवेशियाँ जहाँ सजा हुआ है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो लाइन में उन्होंने गधे घोड़े खोते बकरे सब सजाए हुए हैं, जिनके मुख्तलिफ कीमतें लगी हैं, उनको जाके फरमाइशी तौर पे वो स्क्रिप्ट दिया गया। तो स्क्रिप्ट में आगे हम जी अपने हलकों में मुंह नहीं दिखा सकते थे, अब जाएं अपने हलकों में ज़रा मुंह दिखाइएगा, मैं देखूंगी कि हल्के की आवाम आपको किस तरह रिसीव करती है। इसलिए
कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर आपने चार्जेस क्या लगाए हैं, उनको हटाने के चार्जेस क्या हैं। ये पहला पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी वज़ीर आज़म को के ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं, कोई बेईमानी के चार्जेस नहीं, कोई स्कैंडल नहीं। सुन ले, अब आपने दो की पूरा लेक्चर सुना, अब मुझे पूरी अनइंटरप्टेड जरा नहीं, बाद में सवाल करें, पहले मैं उनकी बात। हुक्म सर, हुक्म। देखिए, पहला आप हिस्ट्री में उठा के देख लें, हर जो समेत इनके जो दोनों रहे हैं, क्योंकि इन पार्टियों का तो बेचारियों की किस्मत ऐसी है, अभी भी देख लेना, बाप बेटे के अलावा किसी की जरूरत नहीं, सारे गुलाम खड़े होते हैं हाथ बांध के। एक उधर पहले यहाँ पे भी दोनों लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे, एक नीचे पंजाब में एक इधर, अब वो दोनों एक वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बन गया। वो करारदादे पास हो रही हो, भाई आपकी करारदादे पास करने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने अपनी स्लेवरी पे पहले से ही स्टैम्प करके सर झुका के बैठे। तो जो बात हो रही थी, देखें इन्होंने जो एक बनाने की कोशिश की नैरेटिव, और जो अक्टूबर से ये सारा ड्रामा चल रहा था, महंगाई फलाना, अब इनको पता है कि महंगाई पूरी दुनिया में, और उसका ट्रेलर आपने देखा, मैं आपके पास भी आई थी जी। जब वज़ीर आज़म ने पैकेज दिया तो इनको उल्टियां लग गई, वो बदहज़मी की, वो पैकेज इनसे हजम नहीं हो रहा था। फौरन IMF की डिफेंस में आ गए, ओहो IMF का ये हम कैसे पूरा करेंगे, ओहो अगर बिजली के कीमतें कम कर दी तो ये कैसे पूरा होगा। नंबर्स पूरे हैं, बात सुन लेना, तेल की कीमतें आपने कम कर दी, दुनिया में बढ़ी हैं, वो जी यूं हो रहा है, फौरन असलियत बोलनी शुरू कर दी। आज आप इनसे पूछें कि आप हुकूमत कैसे चलाएंगे इस सारे हालात में, जो इंटरनेशनल उसमें कोई जवाब नहीं आएगा। कहेंगे नहीं, पेट्रोल कम कैसे कम करें, शहबाज शरीफ साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते, असल ये है। और उससे ज्यादा जो बड़ी बात उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा ये भिखमंगों की कौम है, बेगर्स भिखमंगा कहते हैं। फकीरी जो है वो और चीज होती है। मैं फकीरी और फकर की बहुत इज्जत करती हूँ, मेरा तरीक फकीरी, अमीरी नहीं फकीरी है, वो फकीरी होती है। मैं फकीर को बुरा नहीं कहूंगी, भिखमंगे में बहुत फर्क होता है। उसने पूरी मुल्क कौम को कहा ये भिखमंगों की कौम है, ये चूजर्स कैसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ मेरा लीडर कहता है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड, और ये उसने UN में खड़े होकर सबके सामने कहा था कि जब हमारे अंदर ईमान होता है, हम अपनी इज्जत के लिए, अपने नबी की इज्जत के लिए भी खड़े होंगे। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर की बात की थी कि अगर हमारे पे अटैक किया तो फिर हम मुसलमान लड़ने के लिए खड़े होते हैं। एक तरफ आपको हमीयत और खुद मुख्तारी और इज्जत बताई जा रही है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम भिखमंगों की नस्ल हैं, हम खुद भी गुलाम हैं। सर नंबर्स इन्होंने पूरे करने हैं। अच्छा, कल नंबर्स उन्होंने तो पूरे करने हैं, लेकिन कम किसने करने हैं? सुन ले, इन्होंने नंबर्स पूरे करने हैं। हाँ। कल वो वोट डालेंगे। हाँ। कल के तमाशे के लिए, सरप्राइज के लिए आप रेडी रहें इंशाल्लाह। अच्छा। वज़ीर आज़म ने कहा है ना कि कौम एंजॉय करेगी। साजिशों को चुकना है। नहीं, मैं मुझे थोड़ा सा पूछ तो लेने देना। साजिश चुके जान के कहा ना, आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है साजिशों के लिए। देखिए, मैंने तो इनकी जो 2-4 जुमले हैं ना, वो मैंने लिख लिए। इन्होंने मुनहरफ अरकान की बात कर ली, इन्होंने ग्रेसफुली और शराफत की बात की। ये ग्रेस है? ये आप जिस तरीके से वो बकरा मंडी में उनको पकड़ के लाते हैं, ये ग्रेस है? अगर वो कॉन्शियस, आप भी तो लाते रहे। नहीं, हम बिल्कुल नहीं ऐसे लाते। ये जहांगीर तरीन साहब जो जहाजों पे लाते रहे। नहीं, मेरी बात सुने, उसमें अच्छा कि आपने सवाल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मैं क्लियर कर दूं, जब इलेक्शन से पहले आप टिकट लेते हैं और आके किसी पार्टी को ज्वाइन करके उससे टिकट लेके फिर उस पार्टी के टिकट पे जाके इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें और एक सिटिंग पार्टी के MNA जो एक मेजॉरिटी पार्टी है उसमें से बंदों को चोरी करके साइड पर ले जाना, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत, इसी को ही फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, नहीं देता इस चीज की इजाजत। और ये 63A1 आपके दौर में पैसा नहीं चला था उनको? बिल्कुल भी नहीं चला था, 1 रुपया नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। अच्छा, वो उस वक्त जमीर की आवाज थी, अभी पैसा चला है। उस वक्त में और अब में फर्क है मेरे भाई। मैं यही तो समझा रही हूँ कि जब इलेक्शन से पहले आप आजाद उम्मीदवार गए हैं, आपने टिकट मांगा है, पार्टी ने आपको टिकट दिया, फिर आपने इलेक्शन लड़ा है, उस पार्टी के टिकट के, उस पार्टी के मैंडेट पे आप इलेक्ट होकर आए हैं। और अगर आप आजाद जीते थे तो आजाद उम्मीदवार के पास पूरा चॉइस होती है कि वो किसके साथ जा सकता है। तो उस टाइम में और एक सिटिंग MNA जो किसी पार्टी के साथ बैठा हुआ है, उसकी मैंडेट पे इलेक्शन लड़के आया हुआ है, उसके साइन पे इलेक्शन लड़के आया है, उसको आप ले जा रहे हैं जी ज़मीर की आवाज़ जाग गई है। आप अमेरिकी वो जो काउंसलर और उनसे कौंसल जनरल से जा के मिल रहे हैं और उसके बाद से आपकी ज़मीर की आवाज़ें जागनी शुरू हो गई हैं। डॉलर की देख के तो आपकी ज़मीर जाग रहा है। मुझे बताएं, आपकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने प्रेस रिलीज ही, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रेस रिलीज दे के मना है कि आपके पास ये सारा है। नॉट ग्रेव कंसर्न, ये एडमिशन हुई है कि हमारी मुल्क के अंदर हमारी खारजा पॉलिसी और हमारी मुल्क की सियासत में इन्वॉल्वमेंट हुई है और वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उस पर क्या हो रहा है, ग्रेसफुल लोगों की और बातें ज़रा सुने। वो राना तनवीर साहब भी फरमा रहे हैं, इनकी पार्टियां उनकी तर्जमानी करी है। व्हाइट हाउस के सारे तर्जमान बन गए हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे बीच में इतने बड़े बड़े तर्जमान बैठे हुए हैं।
अपने मुल्क का इंटरेस्ट छोड़ के, अपने मुल्क की खर्चा पॉलिसी छोड़ के व्हाइट हाउस को डिफेंड करें। नहीं, वो जी अमरीकियों ने कहा है, ब्रेक के लिए एक सेकंड सिर्फ, अमरीकियों ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो ईरान में क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं किया तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में कैसा हुआ? सद्दाम हुसैन को किस बात पे हैंग किया गया था? उनकी तो पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है। और सबसे ज्यादा तो आप मुझे बता दें, इन्हीं की पार्टी के जो हेड हैं सदर जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में हुसैन हक्कानी ने क्या 4000 CIA के एजेंट्स को ठप्पे मार के यहाँ बुलाया था कि नहीं बुलाया था? यहाँ पर उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था? वो आए थे हेलीकॉप्टर लेके, हमारे सरहदें ब्रीच की, और अगले दिन 2 अप्रैल 2011 को सदर जरदारी ने उसको भाग लगे रहन का आर्टिकल लिखा नहीं था? गूगल करिए, अभी देख लें, आपको नजर आ जाएगा। क्या मुझे बताएं, मैरियट में धमाके नहीं हुए? रेमंड डेविस वाला वाकया नहीं हुआ? आप क्या बातें करते हैं? आपकी तो वो खुद लिख के बता रहे हैं कि आप क्या करते हैं। आपकी इजाजत से आई वुड लाइक टू टेक ए ब्रेक। ब्रेक के बाद डॉक्टर फरीद पराचा साहब बड़े इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हैं, स्टेक होल्डर हैं इस सारे मामले में, और जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उनसे भी कमेंट मैं लेना चाहूँगा कि ये जो सिविल मिलिट्री डिवाइड की बात चल रही है और सोशल मीडिया पर बड़ा प्रोपगेशन हो रही है, इसकी क्या रीजंस हैं। और इसके अलावा ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ राना तनवीर साहब और दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, ये मुल्क की पॉलिटिक्स के उनसे भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं क्योंकि इनके पूरे खानदान एक अरसे से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, तो उनसे बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट लेने। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदेद कहता हूं। मैं इंतहाई माजरत चाहूँगा जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से कि उन्हें काफ़ी देर तवक्कुफ करना पड़ा। डॉक्टर फरीद पराचा साहब, खान साहब को शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? जिस तरह कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज़ करूँगा और आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, ये ठीक रवैया है उनका? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, और रमज़ान की मुबारक तमाम आपके देखने सुनने वालों को, तमाम अहले ईमान को। ये महीना हमें सब्र सिखाने के लिए आता है, ज़ब्त नफ्स सिखाने के लिए आता है, और हमारा सारा तर्ज अमल इसके बरक्स होता है। मैं जो बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आईने पाकिस्तान ने हमें रास्ते दिखाए हैं, और वो आईनी रास्ते हैं, और हम ये अमलन बता रहे हैं कि आईन पर अमल करने को हम पसंद नहीं करते। कोई गैर आईनी काम हो जाए तो वो हम सारे कबूल करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। यानी तहरीक में एतमाद एक आईनी रास्ता है, हमें उससे इत्तफाक है या नहीं है बहैसियत जमात इस्लामी, और हम पहली हुकूमतों के भी नाकद रहे हैं, तनकीद करते रहे हैं, उनकी करप्शनों के भी खिलाफ हैं, लेकिन बहरहाल एक आईनी रास्ता है, और उस आईनी रास्ते को इख्तियार करने को आप इतना मुश्किल बना दें कि आप उसके लिए जो है वो खाना जंगी की कैफियत पैदा कर दें, धमकियां दें, आप कहें कि जी सड़कों पे फैसले होंगे। यानी पार्लियामेंट के अंदर जो फैसला होना चाहिए उसको मुल्क ही वजीर आजम कह रहा है कि ये पार्लियामेंट से बाहर होगा। तो यानी ये किस तरफ हम ले जा रहे हैं, और क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को क्या चीज मुंतकिल कर रहे हैं। आम तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जो एक तहम्मुल का मुजाहरा करे, वो कहते हैं ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो हमारे खिलाड़ी वजीर आजम जो है वो सबसे ज्यादा। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का जो एंटी अमेरिका नैरेटिव है, खासतौर पर उस एक लेटर गेट के मामले को लेकर, डू यू बिलीव कि ही इज ऑन द राइट ट्रैक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग सर? नहीं, दोबारा ये आपका सवाल क्या है सर? खान साहब जो लेटर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आलमी साजिश है, अच्छा, मैं उसके ऊपर आप बिलीव करते हैं खान साहब की पॉलिसी ठीक है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री? देखिए, बात यह है कि आप अमेरिका को क्या तकलीफ दे रहे हैं? सारा तो उसका एजेंडा सूदी मईशत अमेरिका का एजेंडा है, सी पैक को स्लो डाउन करना अमेरिका का एजेंडा है, मैं इसी तरीके से मुल्क की मईशत को कमज़ोर करना और पाकिस्तान को माशी लिहाज से कमज़ोर करना यह अमेरिकन एजेंडा है। वक्फ अमलाक के सिलसिले में कानून लाना, घरेलू तशद्दुद पर कानून लाना, इसी तरह से जबरी तब्दीली मजहब पे आप जितने भी ले, स्टेट बैंक को आप एंटी अमेरिका पॉलिसी के ऊपर कमेंट कर देना सर। तो ये सारे अमेरिकन एजेंडे हैं। अमेरिका को आपसे क्या तकलीफ है?
यानी हम ये समझ रहे हैं कि अमेरिका का हमने मुखालफत की है ना, जमात इस्लामी ने, हमने ड्रोन हमलों की मुखालफत की, हमने गो अमेरिका गो की तहरीक चलाई, तो वो सारी कौम को पता है। हमने इस्तीफे दिए जो खान साहब से बाहर आए, सर हमने मासूम बच्चों का जो जिनका जिक्र वजीर आजम ने किया था उस पे हमने इस्तीफे दिए। तो गोया के जो कुछ अमेरिका की मुखालफत है वो तो जमात इस्लामी ने की। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? दलील की बुनियाद पर हम पॉलिसियों की मुखालफत करते हैं, अमेरिकन कौम की मुखालफत नहीं करते। हम ये समझते हैं कि ये सारे सिलसिले में डॉक्टर साहब अगेन मैं वही सवाल पूछूंगा। मैं कतई कलामी की इंतहाई माजरत चाहूंगा कि क्या खान साहब इस मामले के ऊपर आप ठीक अपनी तरफ से बात कर रहे होंगे कि बाकी आपको लगता है कि वो एजेंडे होंगे, लेकिन इस मामले के ऊपर खान साहब ने जो पॉलिसी ली है, इज दैट राइट और रॉन्ग सर? पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को थ्रेट हुआ है, तो क्या वो सही है या गलत? एक चीफ एग्जीक्यूटिव कर रहा है और एनएफसी उसको एंडोर्स कर रही है। देखे ना, अगर तो कोई थ्रेट है फिलवाकिया तो हम यानी उस साइड पे खड़े हैं कि जो पाकिस्तानी कौम का मौकफ होगा बहसीयत जमात इस्लामी के। ठीक है। लेकिन ये कि ये सारे मामले वो कहते हैं रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। यानी आप 7 मार्च के खत को आप एक ला के, और वो खत किसका है अभी तक ये नहीं पता, वो ऑफिशियल खत है, वो सफारत सर इसके ऊपर ग्रेव कंसर्न्स जो है वो हमारी आला तरीन अस्करी लीडरशिप के भी आए हैं और उनकी तरफ से एंडोर्स हुआ है। एनी हाउ, आपकी इजाज़त से मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की तरफ जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, तवक्कुफ किया। हमारे पास खासा टाइम है, मैं डिटेल में आपसे बात चाहूँगा। ये आज जो अस्करी क़यादत की जानिब से रशिया के मामले के ऊपर बयान आया है, खान साहब ने भी उसको एंडोर्स किया। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका की मुखालफत नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारी सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज ना करे और हमें डिक्टेट ना करे। तो डू यू एग्री विद दैट सर, जो खान साहब ने कहा और आर्मी चीफ ने कहा? देखें, आर्मी चीफ ने बड़ी क्लियर बात की है कि कॉन्फ्लिक्ट जो रशिया का है, इन्वेजन, उसको भी कंडेम, और हम चाहते हैं कि वह अमन हो इसमें। और यही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दी थी। इट इज़ द सेम स्टेटमेंट वी शी हैज गिवन रशिया और यूक्रेन के बारे में, क्योंकि यूक्रेन से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, हमने काफ़ी उनसे मिलिट्री हार्डवेयर लिया है, और वो भी बात है, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, मैंने बड़ा आराम से सुने, गिव मी 3-4 मिनट्स। मैं प्राचा साहब मेरे बड़े अच्छे माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, आई लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। मैं बात से करना चाहता हूँ, इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के खिलाफ नहीं किया। एज ए नॉर्मल सिटीजन पाकिस्तान में ये बातें करूंगा, इमरान खान डिडंट गो अगेंस्ट इन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो कॉन्स्पिरेसी है, जो उनके अंडर सेक्रेटरी स्टेट ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को जो बातें की, उन्होंने वो नोट केबल बना के जो पाकिस्तान के भेजे, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इमरान खान इज नॉट वांटेड। इमरान खान इफ फेज द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये जो नाकाम होती है, इसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। मींस द टारगेट वाज इमरान खान नहीं, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। दैट मीन के पाकिस्तान की रियासत को उन्होंने बात की है, क्योंकि हम हर बात उनकी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर वो कंटेस्ट कर रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, दैट इज वाई ही इज नॉट एक्सेप्टिंग एनएफसी। आई थिंक ये अगर आप जो कमल चौधरी हैं वो भी इसको एंडोर्स करेंगी। नंबर 2 बात ये है कि क्या इस वक्त जो हालात हुए हुए हैं, इस वक्त क्या हमें इस वक्त स्टेबिलिटी चाहिए थी, इंस्टेबिलिटी चाहिए थी? डेफिनेटली स्टेबिलिटी। ओके, नंबर 3 राना तनवीर साहब बहुत माशाल्लाह अच्छे पॉलिटिशियन हैं। सीजन पॉलिटिशियन। आपके पास कोई वो मुझे बताएं कि सॉल्यूशन कि आप आके अभी जब टेक ओवर कर लेते हैं, जब भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, आपने कोई अवाम को, मुझे, आपको, फारूक जमील को या सब जमील फारूकी को, क्या हमें ऐसा सोल्यूशन दिया कि जी आके आप क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे जिससे हालात बेहतर हो जाएंगे, दूध की नहरें बहने लग जाएंगी, आसमान से तारे छोड़ लेंगे, और जो 8-9 पार्टियों का ग्रुप है, ये अल्टीमेटली इन्होंने इलेक्शन के खिलाफ लड़ना है, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? और जितना PMLN ये जितना अरसा रहेगी पार्टी हुकूमत में, क्या ये अगर कंट्रोल नहीं करेगी, इनका ग्राफ डाउन जाएगा, और PMLN का नैरेटिव जो बिल्ड किया है PTI ने, वो ऊंचा जाएगा। एक तो ये बात भी सोचने की है। और सेकंड बात ये है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमें ख़त्म करनी चाहिए।
आप कभी ऐसे हुआ है कि दो पॉलिटिशियन जो दोनों बेल पे करप्शन, सर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कैसे खत्म हो सकती है? अब जब आप देखें ना, जब नुमाइंदे ही फैमिलीज के हों तो फिर कैसे खत्म हो सकती है? और आप भी तो फिर देखें ना सर, फिर मामला सारा न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कैसे खत्म हो सकती है सर? राना तनवीर साहब क्यों नहीं पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? ये मैं उनसे पूछ लूं, अगर आप इजाजत दें तो आपका सवाल। एक मिनट के बाद राना, जो शहबाज साहब बन रहे हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनका बेटा बन रहा है पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो ये कहाँ की होनी चाहिए? आई एक्सपेक्टेड वन थिंग मोर कि अगर ये बात वेरीफाई कर लेते ऑपोजिशन के, ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं अमेरिका वाली, आप एक जॉइंट स्टेटमेंट लाते हैं जी कि पाकिस्तान की इस तरह की रियासत को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाकी वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस चलता रहे, ताकि इस मामले में यूनिटी होनी चाहिए कौम के अंदर, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी ये बात एब्सोल्युटली आपकी इजाजत से सर मैं राना साहब, एक तो सर कमेंट आप ब्रिगेडियर साहब के सवाल के ऊपर, और दूसरा बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये जुमला कहा गया राणा साहब, ये जुमला कहा गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और आपको लगता है कि उन्हें ये कमेंट इस मौके के ऊपर करना चाहिए था जबकि मुल्क की खुद मुख्तारी की बात की जा रही है? और दूसरा, हमजा शहबाज शरीफ साहब के अलावा कोई और भी तो कैंडिडेट हो सकता था पंजाब के लिए, राना तनवीर हुसैन साहब। ये डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए जमीर साहब, मैं साहब माशाल्लाह बहुत ही नहीं, मैं बिल्कुल पाकिस्तानी के तौर पर बात कर रहा हूँ राना साहब, कोई ऐसी बात नहीं। चले ब्रिगेड साहब इनको कमेंट कर लेने दे राना साहब को। जी राना साहब। ब्रिगेड साहब बहुत चीज़ों को जानते हैं क्योंकि इनका तल्लक फौज पाकिस्तान से है, मामलात इन्होंने बहुत देखे भी हैं जी। लेकिन ये कहना कि वहाँ अमेरिका ने ये कहा कि इसके ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस हो गए अगर ये फेल होगी, तो उसका मतलब है कि उन्होंने क्या कहा कि हम ज़्यादा लोग हम कहते हैं यार अगर ये ना हुआ काम तो पाकिस्तान को तो बहुत नुकसान होगा, या फौज पाकिस्तान या कोई दूसरे इदारे या तीसरे इदारे सारे, ये मैं समझता हूँ इस किस्म की बात मुनासिब नहीं। ये सब जो इस केबल या जो भी वो मैसेज आया है जो डिसाइफर करने से पता चलता है कि क्या है, वो सारे लोग मिलते रहते हैं। राना साहब, वो बाकायदा इनडायरेक्ट एलिगेशन है एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री की जानिब से तमाम अपोजिशन के ऊपर, तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप लोगों के लिए अच्छा होता कि आप बैठ जाते पार्लियामानी कमेटी के अंदर। पॉलिटिकल नहीं जमील, इसको पॉलिटिकली उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जिस तरह वो मैं समझता हूँ इसके बड़े ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आफ्टर दैट मैं आपको बता रहा हूँ जो ये खेल इन्होंने खेला है, बहुत ये खेल खतरनाक खेला है इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल छोटी सी मोटिव के लिए, मेरी कुर्सी बच जाए भाई। अजमेत माद हम बड़ी देर से उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम मेंबरों के साथ 1.5 साल से राब्ते में थे, पार्टियों के साथ बातचीत में थे, ये सारी चीजें करके जब हमने कहा था कि हम उस वक्त करेंगे जब 200% यकीन हो जाएगा, और इनको सामने आ गई। इनको नहीं पता था अजमेत माद इनका जो रवैया रहा है अपने इत्तेहादियों के साथ जो बात करते हैं, ये गवर्नमेंट से बहुत सारे तरीकों से ये डिफीट कर सकते थे, लेकिन उनका एक रवैया है, इको है, वो एक अलग मसला, ये लंबी बहस है। आपने ये कहा कि मैं ब्रिगेड साहब की सर हमजा शहबाज का सवाल पूछा था मैंने, उसका भी जवाब दीजिएगा अपने। हमजा शहबाज के अलावा आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं था? मैं देता हूँ उसका मैं देता हूँ। शहबाज साहब या नवाज शरीफ साहब या हमारी टीम जब भी आई है, हमने 2013 में जब आई थी तो उस वक्त भी इन्फ्लेशन 12% पे था, जीडीपी जो थी वो मेरा लेस देन 2% थी। ये सारी चीजें हमने फेस में, इनको पता है सारी चीजों का। रिजर्व किधर थे, शायद 3 या 4 बिलियन के करीब थे, 23 पे लेके गए, स्टॉक एक्सचेंज किधर, ये सारी चीजें मैंने हमेशा मानना है। देखिए जो चीज मानी है, स्पोर्ट का एक हमारा वीक एरिया था, बाकी में तो हमने बड़ा ट्रिमेंडस प्रोग्रेस की हमारी। लेकिन जो आप कर रहे हैं हमजा साहब की बात, सर हमजा साहब देखें ये बात नहीं है कि हमजा साहब उधर क्यों है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि सर फैमिली पॉलिटिक्स तो है ना राणा साहब, फैमिली पॉलिटिक्स तो है ना, ये तो मानेंगे। मेरी बात सुन लेना, मैं उसका जवाब देने लगा हूँ प्लीज। ये 2 दिन बड़ी ऐसे डेलिब्रेशन हुई, बड़ा वो रजिस्ट करते थे कि हमजा को हमने, हमारे जो जितने भी हम सीनियर लोग थे, उन्होंने ये कंसेंसस था कि इस परवेज इलाही साहब के मुकाबले में अगर किसी और को हम इस वक्त लाए
तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और हमें इनफैक्ट स्टोरी भी पता है परवेज अली साहब। सर वो तो सब ठीक है, लेकिन देखने वाले को ये नजर आता है कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है और इसके अंदर जो है सिर्फ खानदान ही खानदान इन्वॉल्व है, कोई दूससा बंदा नहीं बन सकता। अच्छा चले, इसके ऊपर जबरदस्त एक कमेंट आएगा। सर राणा साहब, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है? ब्रिगेड साहब एक मिनट, मैंने इसके ऊपर सुन ले सर, प्लीज कर ले मेरी पहले जमीन साहब बात तो सुन लेना प्लीज। हुक्म सर। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद पॉलिटिक्स करता हूं। जब भी लोकल पार्टी इलेक्शन होते हैं या दूसरे, तो बहुत डिफिकल्ट टाइम पे, जब मुशर्रफ का टाइम था तो तहसील नाजर के लिए एक इलेक्शन था जी, तो मैंने सोचा कि शायद हमारी फैमिली से बंदा नहीं होगा, हम कामयाब नहीं हो सकते। जब हम होंगे तो लोग वोट देंगे। हमजा अगर ना होता तो शायद PMLN से भी कुछ वोट कर सकते। सर हमजा की वजह से राणा साहब आपके इसी कमेंट के ऊपर मैं दोस्त मोहम्मद खोसा साहब से पूछना चाहूंगा। खोसा साहब, ये शरीफ खानदान में सिर्फ शरीफ ही क्यों ऊपर आते हैं? आप भी कुछ महीनों के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे, ऐसा क्यों है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खत्म? ये दोस्त मोहम्मद खान क्यों आता है खोसा फैमिली से? उनसे कमेंट लेने देना। खोसा साहब, आर यू देयर सर? सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब सुन रहे हैं सर आप? लेफ्ट नहीं, मेरे ख्याल में उनकी लाइन दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। कंवल आप इसके ऊपर कमेंट कीजिए जो राणा साहब अभी कह गए हैं और ब्रिगेड साहब ने कहा। राणा साहब से बड़ी एहतराम के साथ, इनको ना उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं कि ये बेचारे नाम भी ले सकेंगे, उनके अलावा कोई आ सकता है। तो प्रॉब्लम सारी है ये चाहे मैं इधर बैठ के चैलेंज, एक इंपॉर्टेंट बंदा हमारे साथ मौजूद है जो खुद इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का शिकार बना है। आपकी इजाजत से कमल प्लीज, रिक्वेस्टेड, हाईली रिक्वेस्टेड। खोसा साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप चीफ मिनिस्टर बने चंद महीनों के लिए। ये शहबाज शरीफ एंड फैमिली में सिर्फ शहबाज शरीफ फैमिली के या नवाज शरीफ फैमिली के लोग ही पॉलिटिक्स में सीनियर पोजीशन पर क्यों आते हैं सर? खोसा साहब देखिए जी, मैं कोई गैर इखलाकी बात की अगर आप मुझसे तवक्को रखें तो नहीं, आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलजीज विद डिसेंसी। ये देखें जी, ये पार्टीज के अंदर के फैसले होते हैं कि वो किसको अपना वक्ती तौर पे कायद या लीडर पार्लियामान में जो है वो चुने। ये मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बैठ के नहीं कह सकता कि जी आप फिलहाल को रखें या फिलहाल को रखें, या कंवल बीबी PTI से बैठ के नहीं कह सकती कि आप किसी को रखें या किसी को ना रखें, या पराचा साहब या ब्रिगेडियर साहब। ये पार्टीज अपने फैसले खुद करती हैं। उनको जो कैंडिडेट लगा उन्होंने वो बेहतर कैंडिडेट चुन लिया। दूसरी बात ये है कि बीबी ने यहाँ पे थोड़ी देर पहले बात की, मैं तनकीद पर आए तनकीद नहीं कर रहा सर, और मेरी बात को बड़े तहम्मुल से सुनेंगी और लेंगी जी प्लीज। इन्होंने कहा सिंध हाउस के अंदर मंडी मवेशी लगी हुई है, बल्कि फिर मैं ये बात कहूंगा कि ये जो मवेशी पार्लियामान में लाए, ये लाई कौन सी जमात जिनको बाद में पहले इन्होंने खरीदा और अब कोई और खरीदार, इनका इल्जाम यही है कि इनको इन्होंने खरीदा होगा फिर इन्होंने इनसे किसी ने खरीद लिया। ये तो मकसद है, इल्जाम वाली बात है। वो सारे ऑनरेबल लोग हैं, एक ऑनरेबल बैकग्राउंड से सारे आए हुए हैं, सियासत से उनका ताल्लुक है, हल्कों से उनका ताल्लुक है। वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह के इल्जामात को? तो हमल से आप ठीक है मानिए उसको कि जी वो आपके साथ नहीं चल सके, आपके रवैयों की वजह से, अपने हल्कों के, अपने लोगों के डेवलपमेंट या डिमांड्स की वजह से, या इनके रवैये हुकूमत के उनके साथ ठीक नहीं थे। आप इस चीज को क्यों नहीं तस्लीम करते? कंस्पिरेसी थ्योरी की बात यहाँ पे हुई कि आपने सवाल किया अमेरिका के हवाले से जी। क्या 6 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगले रोज अपनी तकरीर में और मुख्तलिफ बयानात में कहा कि जी 6-7 महीने पहले से हमें पता लग गया था कि हमारे खिलाफ ये कंस्पिरेसी जो है ये हो रही है। क्या उस कंस्पिरेसी के हमें अपोजिशन जमातों को पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान की सालमियत को मद्देनजर रखते हुए, क्या उन्होंने आज से 6 माह पहले, 5 माह पहले, 4 माह पहले, 3 माह पहले अपोजिशन को, तमाम अपोजिशन को एतमाद में लिया? क्या उनको एक मेज पे बिठा के कहा कि ये देखो जी मेरे खिलाफ छोड़ो, ये हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या आप अपने मुल्क के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनना चाहेंगे? मैं आपको पूरी दयानतदारी से बात कह रहा हूं कि वहां पे कोई एक ऐसा शख्स ना होता अपोजिशन की तरफ से जो उस चीज का हिस्सा बनता। आज जो वो चीज एक अदम एतमाद के हवाले से डेवलप हो चुकी है,
तो आप मकसद नेशनल इंटेग्रिटी को जो है वो दाव पे लगा देते हैं कि एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर आप अपनी वेस्ट कोट में से एक 3-4 कानूनों का जो है एक खत निकाल के और लहरा के कैसे कह नहीं सकता, लेकिन ये मेरे हाथ में पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पिरेसी है। फिर आप अपने एक इंटरव्यू के अंदर जो है बज़ाहिर मैं उसको लेता हूं बज़ाहिर कि आप एक मुल्क का नाम ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं एक बार का वो इंटरव्यू नहीं था, वो लाइव खिताब था उनका सर। अच्छा चलें, ये तो बात हो गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मैं आपको पूरा बोलने दे रहा हूँ, सिर्फ एक और बात पे भी मुकम्मल होने दें सर, मैं सुन रहा हूँ, एक कमेंट और कर दीजिएगा। पाकिस्तान में लेने की जरूरत थी क्या? उस वक्त अपोजिशन को जो है एतमाद में लिया गया। क्या इकोनॉमिक डिसीजन जब लेने की जरूरत थी उस वक्त अपोजिशन को एतमाद में लिया गया? जब स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने की जरूरत अपोजिशन को जो है एतमाद में लिया गया? नहीं, ये तो उनसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे। एक शख्स इनको पसंद नहीं होगा अपोजिशन में, 2 शख्स पसंद नहीं होंगे इनको अपोजिशन में। खोसा साहब एक चीज पे कमेंट चाहिए मुझे आपका। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहां पर अपोजिशन का वो बंदा जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग समझते हैं खुद को, अगर तारीख आज़म में इत्मीनान कामयाब हो जाती है तो वो अगर कहते हैं कि बैगर्स कांट बी चूजर्स अमेरिका के मामले को लेकर, तो वो कितना अनोइंग है फॉर द रेस्ट ऑफ द नेशन सर? नहीं, मैं नहीं समझता। यू सी, आई डोंट कंसिडर पाकिस्तानीज टू बी बेगर्स। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ पूरा। आई डोंट कंसिडर पाकिस्तानीज टू बी बेगर्स। हमारी अपनी कमजोरियां जरूर होंगी, ग्रेट, हमारे अपने शॉर्ट्स होंगे, लेकिन वी आर नॉट बेगर्स। आई एम अ पाकिस्तानी एंड इफ समबडी सेज दैट आई एम अ बेगर देन आई एम सॉरी। मेरी बड़ी सीरियस किस्म की रिजर्वेशन है उनके इस कमेंट के हवाले से। बहुत ब्रिलियंट, बहुत आला कमेंट। किसी शख्स के हवाले से ये बात करते हैं तो वो बेशक उस शख्स के साथ आप इस चीज को लेबल कर लें। जब आप पाकिस्तान और कौम के हवाले से बात करते हैं तो आई कैनॉट टेक दिस कि जी आप कौम के हवाले से ये कहें, पाकिस्तान का नक्शा सामने रख के और आप ये कहें कि जी बेगर्स कांट बी चूजर्स। वी आर नॉट बेगर्स एंड वी आर इन अ पोजीशन टू डिक्टेट। हमारी जरूरियात हैं, जो हमारी एक इंटेग्रिटी है, लेकिन वो डिक्टेट करने वाला किरदार भी होना चाहिए। एब्सोल्युटली यस। किरदार जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकते। सर आई एम सेइंग एब्सोल्युटली यस टू योर कमेंट सर, वेरी काइंड ऑफ यू। कमल चौधरी साहब, वेरी काइंड, योर टेक। अब बहुत लंबी होगी डिबेट, आप बोले तो मुझे अब इजाजत दीजिए सर, बोले। देखिए, मैं खोसा साहब से इज्जत के साथ कहूंगी कि मैंने मेला मवेशियों और मंडी सब जो बोली है मैं उस पर स्टैंड करती हूँ। आपके वो लोग आपके हिसाब से ऑनरेबल होंगे, हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। जो लोग वतन फरोशी में, ज़मीर फरोशी में होंगे, और वो जाहिर है हमारे पास सबूत भी है, हमें मालूम है बहुत सारों को। जो खातून रिजर्व सीट पे आई है पीटीआई की, वो आज जाके आपके साथ वहाँ बैठी हुई है और आपने उनको बिठाया हुआ है और डिटेन किया हुआ है, तो ये कौन सा ऑनर है? और जो स्ट्रेटेजिक और डिसीजंस की आप बात कर रहे हैं, राना तनवीर साहब बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी के भी बहुत लोग बैठे रहे हैं असेंबली में, 8-8 घंटे के सेशंस बुलाते रहे हैं स्पीकर नेशनल असेंबली, और पूरी डिलिब्रेशंस होती रही। अफगानिस्तान के मामले पे भी हुई, कश्मीर के मामले पे भी हुई। आपको अगर ये मेमो गेट अगर याद हो, जो साइन था ना कुछ और था, एक लेटर आया था, उस वक्त मोहतरम नवाज शरीफ साहब काला कोट चढ़ा के चले गए थे और पूरा जुडिशल एक उसके ऊपर बन गई थी, सारा कुछ हुआ था और जुडिशल कमीशन बन गई थी। आज आपकी तीनों अफवाज के सरबराह और जॉइंट जो चीफ हैं उन्होंने भी बात को इंडोर्स कर दिया। पूरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, आपका ख्याल है वो सारे जो वहाँ बैठे हुए थे वो झक मारने गए थे? उनको नहीं पता कि किस किस्म की सीरियस नौयत की थ्रेट आई है। मैं पराचा साहब से पूछूंगी, एंटी अमेरिकन आप सारी उम्र शोर मचाते रहे, अपने मुल्क के अंदर तो आप बड़े फसाद मचाते रहे हैं, लड़ाइयाँ तोड़ फोड़ करते हैं। आज जिस वक्त मौका आया, नामूस रिसालत की बात हुई, बुग़्ज़ इमरान में आप लोग इतने आगे निकल गए कि एक शख्स जिसने मुहाफ़िज़े जो नामूस रिसालत जिसने जाके उसको अप्रूव कराया है, 15 मार्च जो है वो उसको अप्रूव करा ली है, उसके लिए रिकग्नाइज हो गई है पूरी दुनिया में। इस्लामोफोबिया से आपने वो जो जिस बच्ची का हम सारे आजकल बनाते हैं कि जी उसका हिजाब खींचा गया, क्या है ये? इस्लामोफोबिया नहीं है? किस तरह लोगों के ऊपर अटैक होते रहे हैं पूरी दुनिया में, नामूस के ऊपर होते रहे। मुस्कान का जो सारे, कोई इनकी तरफ से नहीं आया क्योंकि बुग़्ज़ इमरान है। बुग़्ज़ इमरान में आप अपने असल प्रिंसिपल से भी पीछे हो जाएंगे। मुझे जवाब आप देने दे, मैं बात कर रही हूं। सर मैं आपके पास आता हूं। मैंने सबकी सुनी है, मेरी सुनिए। मैं आपके पास आता हूं। मेरी बात आप मुझे नहीं, मेरी बात सुने अभी। जी जी, आप दोस्त मोहम्मद खोसा साहब से पूछूंगी। जी जी, वो जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा हमदुल्ला मुहिब से मिला, जिसने पाकिस्तान को चकला बोला,
अफगानी आपने कितना प्रोटेस्ट किया आपकी पार्टी ने? मुझे तो नजर नहीं आया पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई प्रोटेस्ट। उससे जाके अजीत डोवल की पूरा डेलीगेशन मिल रहा है, ऑन रिकॉर्ड चीजें पड़ी हुई है। उसका पार्टी का बंदा है राना सनाउल्लाह, वो कह रहे हैं हाँ 4 मार्च को हमारे लीडर साहब की एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें हो रही हैं। इजराइल का उसके साथ एम्बेसडर मिल रहा है, उन्होंने डिनाई नहीं किया, आप लोग उसके साथ बैठे हुए हैं। तो सहूलतकारों के साथ आप बैठ के हमें कह रहे हैं कि हम सहूलतकारों को बुला लेते हैं। 7 मार्च को जिस वक्त मिला है, क्यों खामोश रहे वजीर आजम? इसलिए कि OIC आपकी पार्टी डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। बिलावल के ये बयानात आए हैं कि हम यहाँ धरना देंगे, हम OIC यहाँ नहीं होने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान उसको तबाह करना चाहता था। पूरी PDM का एक ही एजेंडा था जो हिंदुस्तान में शोर मचा हुआ था। इंडियन मीडिया आप मेरे से ज्यादा देखते हैं, निकालें ब्रेकिंग न्यूज वहां की क्या चल रही है कि पाकिस्तान में OIC ना हो। हमने इसलिए भी खामोशी इख्तियार की कि पाकिस्तान में OIC हो। जाहिलियत वाले सवाल आ रहे हैं, वो बड़े बड़े एंकर अपने आप को तुरम खान कहने वाले कह रहे हैं जी वो OIC में आपने क्यों अमेरिका को बुला लिया। इनको बताना यह है कि जद्दा से सारी बनती है। और दूसरा, अगर हम उस वक्त ये सारी बात उठा लेते तो OIC में बहुत सारे ममालिक को ये मुरासले इसी तरीके से जाते कि जनाब आप OIC में शिरकत ना करें, और पाकिस्तान का जो एक कामयाब OIC का यहाँ पर समिट हुआ है वो ना होता। उसको सैबोटाज करने की तो बहुत सारी फोर्सेस कोशिश करी थी, इसलिए पाकिस्तान के इंटरेस्ट में खामोशी इख्तियार की गई। और हम ये भी देखना चाहते थे कि आपकी जो पार्टियों के सरबराहान है वो कितने कितने उसमें सहूलतकार मौजूद है। ये मुझे बताएं। नहीं, अभी नहीं इजाजत, अभी इजाजत नहीं है, अभी इजाजत नहीं है। इन्होंने जवानों की बात की, जुबान की बात की, चैनल का टाइम मीटर फट जाएगा। जुबान की बात करनी है ना। आज की स्टेटमेंट से आपने शुरू किया, बिलावल की स्टेटमेंट देखें, जवान भी है और जुबान भी घटिया है उसकी। आप सारी 10 दिन की जो उसने वो एक स्पॉन्सर्ड मार्च की थी, उसमें वो जब हलकान हो के बोलता है हम तो म्यूट कर देते, वो जुबान किसके लिए खराब इस्तेमाल की जा रही होती है। जुबानों की बात करनी है, मरियम की तकरीरें देखें किसको बातें कर रही हैं। आज किसको थ्रेट दे रही हैं? आज वजीर आजम को कह रही हैं कि जितना तुम बोल रहे हो मैं अमेरिका के आगे सबकी कांपे टांग रही है। आखिरी मेरा भी कमेंट सुन ले। ख्वाजा आसिफ जो साबिक वजीर दिफा, साबिक वजीर खारजा, वो कह रहे हैं अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, अमेरिका हमारा खुदा है, हमें ड्रिप भी वहीं से मिलती है, सांस भी वहीं से। आज का शो ये आपका हाल है, आज का शो ये आपका हाल है। कमल से कमल, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं आपकी ऑडियंस को बता रही हूं, कल का हमारा दिन हक बातिल का इसलिए है कि अगर कोई बाहर की सुपर पावर हमें आंखें दिखाएगी, हमारी सालमियत को, हमारी कौमी गैरत को, हमारी इज्जत को चैलेंज करेगी, हम जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सारे जितने भी गेस्ट पैनलिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ को टाइम कम मिल सके, मैं माजरत चाहूंगा। दोबारा किसी नशिस्त में बैठेंगे तो उनको जरूर शामिल करेंगे। नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाजत दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।